गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन गुड इवनिंग। इसमें एक बच्चे का पिछली क्लास का मैंने कमेंट पढ़ लिया था कि सर क्या ये बैच डिपेंडेंट है उस बैच से जो पहले स्टार्ट होता है। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम 12th क्लास जो स्टार्ट करते हैं वो केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। सो डोंट वरी, टेंशन फ्री रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करें बस। ठीक है। ओ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो ओके, चलिए ओके। एक बच्चा लिख रहा है मेरे को मूल कॉन्सेप्ट नहीं आता, मैं क्या करूं। तेरा क्या होगा बेटा बता। अब तेरे को समझाया था मैंने पहले कि जिन बच्चों ने 12th पहले ज्वाइन कर लिया था या अभी भी ज्वाइन कर लिया तो घबराओ मत। 11th क्लास के टॉपिक्स के जो वीडियो है वो आपको डाल दिए गए, तो उनको आप देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, मूल कॉन्सेप्ट वहां से सीख लो। तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चे, है ना, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों के वो निकल रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, हमारी प्लानिंग इस तरीके से होती है कि आपका जेई मेन जनवरी में होता है, तो हमारा कोर्स इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हम कोशिश यही करते हैं कि नवंबर में खत्म हो जाए आपका सिलेबस, समझ रहे हैं आप। तो टेंशन फ्री होकर पढ़ें। कब कौन सी केमिस्ट्री ऑफ होगी ऑन होगी वो आपका टेंशन का विषय नहीं है, सिलेबस हो जाएगा, मस्त रहें खुश रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम जिस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। वंस अगेन वेलकम इन केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, कुछ बच्चे जो लाइव शायद पहली बार जुड़े होंगे उनके लिए बता देता हूं, ये मेरा इंस्टाग्राम का चैनल, यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल इज फार बेटर फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स, तो ये अच्छा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल मेरा ज्वाइन करना चाहें, इंस्टाग्राम का है। ठीक है, प्लानिंग फॉर ईयर भी मैंने बता दी थी। कुछ बच्चे सोते रहते हैं, ऐसा लगता है इनका पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, जबकि हम ओरिएंटेशन सेशन में सब कुछ बता चुके हैं। प्लानिंग यूट्यूब चैनल पर भी मैंने बता रखी है, तो इन बच्चों का फिर क्या कर सकते हैं अपन, बताओ, है ना। चलिए, ये मेरी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दूं मैं कि ये 19th एडिशन जो है इस बुक का लेटेस्ट आ चुका है। जो बच्चे 11th क्लास में मेरे साथ जुड़ गए थे मेरे बच्चों, उनको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं, उनके पास 18th एडिशन होगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे नए हैं, निश्चित तौर पर नए बच्चों को नई एडिशन पर ही जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर कोई छोटे मोटे कोई चेंजेस होते हैं तो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो ये 90th एडिशन है। लास्ट ईयर भी आप मेरी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आज भी। यस, अभी ये ऑल इंडिया में अमेजन के ऊपर नंबर 1 बेस्ट सेलर है। ये हर साल लगभग, जितना मुझे रफली याद है, 9-10 महीने नंबर 1 पे रहती है, कभी कभार सेकंड थर्ड हो जाती है, कभी कभार। तो 9-10 महीने साल भर में से ये आपके नंबर 1 पे रहती है अमेजन के ऊपर, तो बेस्ट सेलर बुक में आती है हिंदुस्तान के। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, उसके लिए मुझे थैंक यू बोलना चाहिए टीचर्स को और बच्चों को भी, कि वो मेरे ऊपर फेथ करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के टीचर मेरे ऊपर, बहुत सारे बच्चे फेथ करते हैं, दैट्स वेरी गुड, है ना, फाइन। तो ये मेरे बच्चों बुक है 90th एडिशन, जो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब ये ऑल इंडिया में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, ये भी आ गया, बुक के बारे में बता दिया। ये अब अवेलेबल हो चुका है, बीच में शॉर्टेज हो गई थी अमेजन के ऊपर, तो कोई बात नहीं, कभी कभी एकदम से ज्यादा बिक जाती है तो गड़बड़ हो जाती है, बट अब अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है हमारा आज का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इसके बारे में ब्रीफ में बता दूं पहले आपको। ये चैप्टर जो है जेई मेन और एडवांस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है ना, जेई मेन में भी एक आएगा और एडवांस में भी एक आएगा, इन जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर टाइम हमारा प्राइम कंसर्न होता है मेरे बच्चों। जो मेरे पुराने बच्चे वो जानते हैं कि फालतू में चैट पे जो चीजें क्लास से रिलेटेड नहीं वो न लिखें, वो जानते हैं मैं डिसिप्लिन को लाइक करता हूं, ठीक है ना। तो अब जैसे चैट काफी हद तक रुकने लग गया है, तो एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे समझदार हो गए काफी हद तक 12th क्लास के। बट कोई नए बच्चे हो तो उनको मैं बता देता हूं, ठीक है ना। सर कैन वी मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर लाइव, ये आपकी चॉइस होती है कि इफ यू आर कैपेबल टू फॉर्म नोट्स कंटिन्यूसली, ये आपकी चॉइस है। अदरवाइज आफ्टर क्लास ये पीडीएफ फाइल आपको दे दी जाएगी, तो आप उसके हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो नोट्स बनाते हैं, और वो कुछ चीजें जो स्पेशली क्लास में मान लो बोली गई हैं, उनको अच्छी लग रही तो वो भी इसको नोट कर लेते हैं, ये आपकी चॉइस है।
कि आप लेक्चर के साथ में नोट्स बनाएंगे, लेक्चर के बाद में बनाएंगे। फिर भी जो बच्चे नॉर्मल होते हैं मैं उनको बोलता हूं कि आपको, क्योंकि मैं पीडीएफ फाइल दूंगा, तो आपके पास दो चीजें हो जाएंगी। आपने क्लास पर ढंग से सुन ली, फिर आपने क्लास के बाद जब नोट्स बनाओगे तो आपका रिवीजन हो जाता है उसके थ्रू। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी आप कर सकते। दो में से एक अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, है ना। चलो मेरे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर टाइम इज अवर प्राइम कंसर्न, ये जेई मेन और एडवांस दोनों के हिसाब से एक अच्छा चैप्टर है। और जेई एडवांस में कोई क्वेश्चन अगर आपको 3 या 4 मार्क्स देके जाए तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो ये चैप्टर को मैं अपने लेवल के हिसाब से देखूं या बच्चों के हिसाब से, लास्ट 24-25 ईयर के हिसाब से, तो इसको मॉडरेट चैप्टर माना जाता है। मतलब ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। इससे पहले बच्चे को मूल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जो बेसिक लेवल है और रेडॉक्स आना चाहिए। रेडॉक्स का भी कुछ जगह पर, सब जगह नहीं, थोड़ा बहुत टच आता है। तो मूल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स का बेसिक टच इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स में आ जाता है ना। इसमें टाइम हमारा प्राइम कंसर्न होता है मेरे बच्चों। तुमने 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे पढ़ा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने वेरिएशन इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टाइम सुना होगा। लेकिन आप याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने कभी भी टाइम के रेस्पेक्ट में मेरे बच्चों कैलकुलेशन नहीं करी कि सर 5 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये कभी भी नहीं जो है वो आपको कैलकुलेट करवाया गया है। तो टाइम आपका प्राइम कंसर्न होता है, ठीक है ना, केमिकल काइनेटिक्स में। अब आप इस चैप्टर में टाइम के साथ, ठीक है ना, अब आप इस चैप्टर के अंदर जो देखोगे वो ये कि 2, 4, 5 मिनट के बाद, मान लो, या आफ्टर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, या आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आता है मेरे बच्चों। इसमें मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि आपको क्या तो याद रखना है और क्या नॉलेज के लिए है, जस्ट कि भाई IIT JEE प्रॉब्लम कहां से आएंगे, या आने के चांस ज्यादा होते हैं और कहां से आने के चांस ज्यादा नहीं होते हैं, तो वो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर समय के साथ बताता जाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, और ये मेरी क्लास में मत लिखा करो कि हमारा 11th बर्बाद है या बैकलॉग है। उसके लिए 3 महीने पहले समझा दिया गया था कि 11th क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दी गई है, ठीक है ना। तो आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वाकई में इंजीनियर बनने की इच्छा है और आप मेहनत करने को तैयार है, वरना आप जिंदगी भर ऐसे ही रोते रहोगे, समझ रहे हो। तो रोने की आदत डालो, रोने की आदत को छोड़ दो, अब ऐसे बोलूंगा, वो जो आदत डली हुई है उसको निकालो बाहर अपने अंदर से, ठीक है ना, वो हटा दीजिए अपने दिमाग में से और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर अपनी चीजों को रिकवर करिए, ठीक है ना, तभी सॉल्यूशन है। वरना कोई भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपन खुद की मदद करते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो मेरी क्लास में बार बार इसको रोने की जरूरत नहीं कि बैकलॉग है, बैकलॉग है, 11th वेस्ट हो गया। वो वेस्ट आपने करा है, किसी और ने नहीं करा है, और आपको उसके बारे में कम से कम बहुत प्यार से 3-4 बार पहले बता दिया गया है। और आपको इसीलिए 11th क्लास के सारे टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग दे दी गई है कि भाई जो बच्चों से कुछ गड़बड़ हो गई पास्ट में, तो वो उन रिकॉर्डिंग को देखकर अपने आप को रिकवर कर लें और अच्छा कर लें, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों कि इस चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे बातें होती हैं। इस दुनिया में कई ऐसी रिएक्शन है जो बहुत स्लो होती है मेरे बच्चों, कई ऐसी रिएक्शन है जो बहुत फास्ट होती हैं, और कई रिएक्शन ऐसी होती है जो मॉडरेट होती है, ना तो बहुत स्लो ना बहुत फास्ट, ठीक है, ठीक है ना, ओके। हाँ, जिन बच्चों की स्पीड कम है, कुछ बच्चे बोले सर एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, एक्स्ट्रा टाइम में नहीं दे पाऊंगा मैं, मतलब एक तरीके से बोलूंगा मॉडरेट लेवल पे चलता हूं, तो आप आराम से लिख सकते हैं, लिख लीजिए। लेकिन कुछ छूट जाएगा तो घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं आपको इस लेक्चर की पूरी एज इट PDF फाइल स्लाइड पे दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखो मेरे बच्चों, दुनिया में जो रिएक्शन बहुत स्लो है, जिनको फिनिश होने में बहुत लंबा समय लग सकता है, सो मैनी ईयर्स, या फिनिश भी नहीं हो रही हैं, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में एप्रिशिएबली कन्वर्ट होने में अगर लंबा समय लगता है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे आपने कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम सुना होगा मेरे बच्चों, आप बोलोगे सुना तो है सर। ये प्रोसेस सो मैनी डेज, सो मैनी मंथ, सो मैनी ईयर तक चलता रहता है। एयर में अगर मॉइस्चर है, आयरन है, तो ये आपको बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। नेचुरल कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, वाटर फॉर्मेशन इन लेबोरेटरी। ध्यान ये रखना है कि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, नेचुरल। इसमें आप कोई कैटलिस्ट या हाई टेम्परेचर यूज नहीं करेंगे, राइट। तो ये जो रिएक्शंस हैं,
जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने अपने घर के अंदर ही कई बार देखा होगा मेरे बच्चों कि आपके आयरन के जो कुछ पीस हैं जो ओपन में घर में पड़े रहते हैं, या कूलर के अंदर भी देखा होगा, तो कई बार जंग लग जाती है इजी लैंग्वेज में, तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। इसको हम केमिकल काइनेटिक्स के बाद अभी थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री आएंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, तो उसके अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट है, बताएंगे आपको डिटेल में, है ना। तो ये रिएक्शंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्लो हैं। केमिकल काइनेटिक्स में ऐसी रिएक्शन जिनको होने में सो मैनी मंथ ईयर तक लग जाते हैं और वो कई बार तो फिनिश भी नहीं होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं करते हैं। मतलब आज सुना, आज के बाद छोड़ दिया कि यार वेरी स्लो रिएक्शन में हमारा इंटरेस्ट, वेरी स्लो रिएक्शन में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। आप लेबोरेटरी में जा रहे हो तो यार लेबोरेटरी में बेटा एक आध घंटे में, एक आध दिन में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये तो सो मेनी ईयर्स तक चलते रहेंगे, तो हमारे पास इतना टाइम थोड़ी, हमारी तो एज ही 70 80 90 100 ईयर लास्ट मान लो, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। फिर आती है मेरे बच्चों वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट, इनको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जो बहुत फास्ट होती हैं। मतलब आपको, आप अपनी वॉच देखोगे मेरे बच्चों, तो आपके पास लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है। कितना है बेटा? 1 सेकेंड। जनरल बात कर रहा हूं, हमारी स्पोर्ट वॉच में, ठीक है, आप ये, हम जब इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे सेकंड के 100 पार्ट भी हो जाते हैं, मान लिया मैंने, पर उसके आगे तो नहीं है। यहां जो रिएक्शन फिनिश होंगी वो माइक्रो सेकंड से भी कम समय, नैनो सेकंड या उससे भी कम समय लेती हैं। फॉर एग्जांपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, सर्टेन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं, ये इतनी फास्ट होती हैं कि आपको उसको एनालिसिस करने का मौका भी नहीं मिलता है। तो जैसे देखिए, टेक्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फॉर कंप्लीशन और ऑलमोस्ट कंप्लीशन, ठीक है। ये फेमस रिएक्शन आपने सुना होगा, सिल्वर AgCl बनाने का रिएक्शन है NaCl और AgNO3 से। तो ये प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन होता है मेरे बच्चों, इसमें AgCl प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बॉटम में बैठ जाता है। ये रिएक्शन माइक्रो सेकंड से भी कम समय लेता है। HCl NaOH एसिड बेस रिएक्शन है मेरे बच्चों। फर्स्ट रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सेकंड इज एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो NaCl बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ये रिएक्शन इतनी फास्ट है कि आपको लेबोरेटरी में जाने के बाद आप सोचो कि मैं 2 मिनट के बाद रेडी लूं, 5 मिनट के बाद लूं, आधे घंटे के बाद लूं, टाइम नहीं मिलता है। तो वेरी फास्ट रिएक्शंस को भी हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करना प्रिफर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। हम बात करें IIT JEE के हिसाब से। अब किस तरह की रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं मेरे बच्चों मॉडरेट रिएक्शन, जो ना तो बहुत स्लो हैं ना बहुत फास्ट हैं, उनको बोलते हैं हम मॉडरेट रिएक्शंस। टेक सेकंड्स और मे बी मिनट, मे बी आवर्स फॉर एप्रिशिएबल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोल सकते हैं आप। या रिएक्शन कई बार खत्म भी हो जाती है सर्टेन मिनट में, 2-4 मिनट में। तो ऐसे रिएक्शंस को जिनमें आपके कुछ मिनट या आवर्स में या डेज में रिएक्शन खत्म हो जाए, इस तरह की रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। किसमें? केमिकल काइनेटिक्स में। तो इसका फायदा क्या है? जब आप शीट देखोगे, मतलब मॉड्यूल दिया जाएगा वो काइनेटिक्स का, आपके पास मेरे ख्याल से अपलोड भी है केमिकल काइनेटिक्स का मॉड्यूल, तो आप उसमें जितनी भी रिएक्शन देखोगे वो ना तो बहुत फास्ट ना बहुत स्लो है। मतलब मैं लेबोरेटरी में जाऊं तो उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को टाइम के साथ मेजर करके कुछ कैलकुलेशंस कर सकता हूं। कैसे, वो तो मैं बाद में सिखाऊंगा। तो ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पहला पॉइंट ये समझना है, याद रखना है कि हम केमिकल काइनेटिक्स में ना तो बहुत फास्ट ना बहुत स्लो रिएक्शन, इनको स्टडी नहीं करते हैं। हम मॉडरेट रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। बहुत सारी रिएक्शन होती है, जैसे N2,5 डिकम्पोज हो रहा है, या आपने मेरे बच्चों 11th क्लास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन को स्टडी किया हुआ है। ये बहुत फेमस रिएक्शंस हैं। तो ये हमारी रिएक्शंस केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी की जाती हैं, क्योंकि इन रिएक्शंस को फिनिश होने में बहुत समय लगता है। मतलब आपको बहुत समय का मतलब आपको समय मिलेगा, आप 2, 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद भी रीडिंग ले सकते हैं। तो मॉडरेट रिएक्शंस को केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी किया जा सकता है, ठीक है ना। फालतू के क्वेश्चन ना करें। एक लड़की के, अभी नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, वो लिख रही है हाउ मेनी लेक्चर सर। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? जो मैं बोल रहा हूं उनको सुनो ना, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। जब बोल दिया कि सिलेबस भी टाइम पे हो जाएगा, JEE मेन से बहुत पहले करा दिया जाएगा, तो क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? डिसिप्लिन को सीखो ना। कब सीखोगे? 11th-12th क्लास के बच्चों में ये तो फर्क है। उसके बाद आता है फर्क ऑनलाइन ऑफलाइन का, तो उसको सीखो जितना जल्दी होता है। क्यों फालतू में अपन इतना टाइम खराब कर रहे हैं? ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। फिर भी पूछा है तो बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत है, वो सुनते कम है लिखते ज्यादा है।
डाउट डाउट नहीं है, बेसिकली फालतू की बातें करते रहते हैं। फिर बता दूं ये चैप्टर लगभग 1 मंथ का इसका ड्यूरेशन होता है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, सब बता दिया जाएगा। कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर हम एन अवस्थी कब करेंगे, बेटा बता दिया जाएगा, टेंशन फ्री रहो, है ना। आप बुक ले लें, जो पुराने बच्चों के पास है, नए बच्चे ले लें। फिर मैं आपको जब इनमें से होमवर्क दूंगा तो आपको बाकायदा बताऊंगा, पहले पढ़ तो लें, पहले हम उस जगह तो पहुंचे जहां से हम होमवर्क सॉल्व करने के लायक हो जाएं। वेरी सिंपल, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आइए, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और एक सिंपल पार्ट पे, सिंपल है और इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी बात है, इससे आपका आगे का बेस जनरेट होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। इस चैप्टर में मान लो आपने 11 जैसे पढ़ा हुआ है, तो इसमें आपको कोई आपने गैस स्टेट नहीं पढ़ा मान लो, या आयनिक नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मोल एंड रिडॉक्स का जो बेसिक आइडिया आपके पास होता है उससे अपना काम चल जाता है, ठीक है ना। मतलब मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स जिसको आता है उसका बेसिक यूज है, सब जगह नहीं है, कई जगह पर यूज है, सब जगह नहीं है, तो काइनेटिक्स में वो चीज काम आएगी। अब सुनो मेरे बच्चों, तुमको कभी भी किसी भी रिएक्शन के अंदर 2 वर्ड सुनने को मिलेंगे। जो कोई रिएक्शन होगी तो उसमें एक तो रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट होंगे मेरे बच्चों। रिएक्टेंट टाइम के हिसाब से कंज्यूम होता है, रिएक्टेंट टाइम के हिसाब से कंज्यूम होता है, तो उसके लिए मैं टर्म यूज करता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि टाइम के हिसाब से वो कम होगा, डिसअपीयर होगा। प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं मेरे बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस, वो टाइम के हिसाब से फॉर्म होगा, प्रोड्यूस होगा, अपीयर होगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस वर्ड हम प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वर्ड हम रिएक्टेंट के लिए यूज करते हैं। अब क्योंकि बहुत बड़ा नाम है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, शॉर्टकट में इसको हम रेट आरओडी बोलेंगे। ऑफ कोर्स मैंने पूरा लिख दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, वो अंडरस्टूड है क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के हिसाब से कंज्यूम होता है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यस, शॉर्टकट में इसको मैं आर ओ ए बोलूंगा, उसको मैं आर ओ डी बोलूंगा, है ना। और आगे जाकर एक टर्म और आएगी जिसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, उसको मैं शॉर्टकट में आर ओ आर बोलूंगा, है ना। ठीक है, तो आराम से सुने, तुम्हें कभी भी किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना हो या रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना हो बेटा, तो प्लस माइनस मतलब माइनस साइन लोगे जब रिएक्टेंट होगा। बाकायदा एग्जाम्पल लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, फालतू में स्क्रीन पर लिखने की जरूरत नहीं है। ये डिसिप्लिन जब आ जाएगा तो ऑफलाइन ऑनलाइन का जो डिफरेंस वो खत्म हो जाएगा। मैं आप पूरे बच्चों को बोल रहा हूं क्लास में, जब तुम बोर्ड पे फालतू लिखना बंद कर दोगे स्क्रीन पर, तो ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस तो खत्म हो जाएगा। ऑफलाइन बच्चे लगातार सुनते हैं आपको 1.5 घंटे, ये डिसिप्लिन आ गया, मजा आ जाएगा, है ना। तो देखो विद एग्जाम्पल बात करूंगा, माइनस साइन आप यूज करेंगे रिएक्टेंट के लिए क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। प्लस साइन यूज करेंगे आप प्रोडक्ट के लिए क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। दोनों के लिए चेंज निकालने का तरीका क्या है, दोनों के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालने का तरीका क्या है कि आप चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल लीजिएगा और उस चेंज को आने में कितना मिनट या सेकंड या आवर्स लगे, मतलब टाइम टेकन। टाइम की यूनिट आप एक्सपेरिमेंट करते समय सेकंड, मिनट, आवर्स कुछ भी ले सकते हैं। कंसंट्रेशन मेरे ख्याल से हर बच्चे को मालूम है कि कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मेरे बच्चों मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर, ठीक है ना। ओके, अब बड़े आराम आराम सुनना है। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को भी हम 2 तरीके से स्टडी करते हैं। एक है मेरे बच्चों एवरेज रेट, दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट में आपके पास एक मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल होता है। व्हाट डू मीन बाय मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल? मतलब आपके पास 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटे, 1 घंटे का टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना। तो ऐसे में आप टर्म यूज करेंगे एवरेज रेट। अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। तो जैसे मान लो एक बच्चे ने ये कहा कि सर मैंने रिएक्शन को स्टार्ट किया किसी वेसल में और 5 मिनट के बाद रिएक्टेंट जो कंज्यूम होगा उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा। तो 5 मिनट के बाद बात कर रहा है, मतलब डेल्टा टी जो है एप्रिशिएबल टाइम है, 5 या 10 मिनट जो भी लेंगे आप फटाफट। तो एवरेज रेट क्या है वो मैं सिखाऊंगा अभी आपको। मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल ये रटना नहीं है, बस समझना है केवल कि आप 2, 4, 5, 10 मिनट के बाद अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज देखना चाहते हैं तो वो एवरेज रेट कहलाएगा। एक है इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइंड फॉर माइक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल, मतलब आप 2 मिनट, 10 मिनट,
5 मिनट के बाद किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हो मेरे बच्चों, ये एक अलग इश्यू है, वो इसमें आएगा। लेकिन एक बच्चा बोलता है मुझे किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 8th सेकंड पे निकालनी है, 10th सेकंड पे निकालनी है, 11th सेकंड पे निकालनी है। 11, ध्यान सुनना, 11 सेकंड के बाद नहीं, 11th सेकंड, उस सर्टेन इंस्टेंट मोमेंट पर आपको निकालनी है कि सर रिएक्शन स्टार्ट हो गई, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 12th सेकंड, एट 15th सेकंड। तो आप जब किसी इंस्टेंट, किसी मूवमेंट, किसी सेकंड, किसी सर्टेन टाइम पर बात करते हैं तो उस समय हम ये वर्ड यूज करते हैं, इसका नाम है इंस्टेंटेनियस रेट। इसको लिखने का तरीका होता है प्लस माइनस डी बाई डी टी। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मेरे बच्चों, ये पहले भी सिखा रखा है आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है, कुछ भी मेंशन नहीं है एग्जाम में, तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ली जाएगी। माइनस प्लस, प्लस फॉर प्रोडक्ट, माइनस फॉर रिएक्टेंट, डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट बाय डेल्टा टी। यहां डेल्टा टी का मतलब है एप्रिशिएबल टाइम इंटरवल होना चाहिए, और ये डी बाई डी टी मैथ्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, डी बाई डी टी प्लस साइन फॉर प्रोडक्ट माइनस साइन फॉर रिएक्टेंट। डी स्क्वायर बाई डी टी का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर आप जब रिएक्टेंट लिखोगे इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो जब आप रिएक्टेंट को इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, मान लो कोई भी रिएक्टेंट है, तो आप साइन माइनस यूज करना। इसी स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप प्रोडक्ट लिखोगे तो उसके लिए आप प्लस साइन यूज करना, ठीक है ना। तो मैं अभी विद एग्जांपल बात करूंगा, बड़े आराम से समझ में आएगा। बस समझना है, कीबोर्ड पे फालतू लिखना नहीं है, बस सुनना है, आराम आराम से विद एग्जांपल बात करेंगे। तो एक है मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल, मतलब जिसमें आपका एप्रिशिएबल टाइम है, 2, 5, 10, 20 मिनट, आवर्स का टाइम है, और एक आप किसी इंस्टेंट या मूवमेंट पर बात करना चाहते हैं। अब आराम से देखिएगा, जैसे एक रिएक्शन हो रहा है मेरे बच्चों, A प्लस 2B कन्वर्टिंग इनटू 3C, जी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है गैसेस फेज में रिएक्शन हो रही है। अब इसको लिखते कैसे हैं? अब ये जो रिएक्शन है मॉडरेट है, ये तो एक इतिहास हो गया भाई, अपन ने पढ़ लिया, काइनेटिक्स में मॉडरेट रिएक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, और एक है एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, क्योंकि C क्या है, प्रोडक्ट है। ये डिसअपीयरेंस A और B के लिखा जाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं मेरे बच्चों? जब भी आप एवरेज रेट लिखोगे, देखो A रिएक्टेंट है, आप बोलोगे यस सर, तो माइनस साइन लगाओ सबसे पहले, फिर लिखोगे आप डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट में, अब लिखो A बाय डेल्टा टी। इसको ऐसे लिखते हैं मेरे बच्चों, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A को। और इसमें हमेशा ध्यान रखें, डेल्टा का मतलब होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A, जो भी आपको 2, 5, 10 मिनट के बाद निकालनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल। डेल्टा का मतलब हमेशा चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाएगा यहां पर। तो ये A की फाइनल कंसंट्रेशन, मान लीजिए आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, अब शुरू का टाइम 0 मिनट हो गया, 2 मिनट के बाद आपने बात करी, तो ये 0, ये 2। अब इनिशियल कंसंट्रेशन मेजर कर लो और 2 मिनट के बाद कंसंट्रेशन मेजर कर लो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहां लिखा जाएगा, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब क्या होगा बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से हमेशा कम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है। तो फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा इनिशियल से कम आएगी, तो ये टर्म आ गई नेगेटिव, और माइनस बाहर लिखा हुआ, मतलब माइनस माइनस अपने आप में ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस हो, ये हमेशा अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। और ये है माइनस, जैसे आपने इसके लिए लिखा, तो ये है माइनस डेल्टा, सिमिलर लिखा जाएगा बिकॉज बी भी रिएक्टेंट है बेटा। तो वापस प्रैक्टिस कर लेते हैं, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बी। अभी कुछ एग्जांपल भी ले लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखें, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, TF माइनस TI, ठीक है। अगेन फाइनल कंसंट्रेशन बी की में से आप इनिशियल माइनस करेंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस हमेशा एक मेरे बच्चों पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है ना। ओके, एवरेज
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अब ध्यान रखना, या माइनस माइनस लगाया, प्रोडक्ट के लिए सी प्रोडक्ट है बेटा, तो साइन या तो प्लस लगाओ या मत लगाओ, नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट उसको पॉजिटिव ही माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये पॉजिटिव लगा देते हैं, अपन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज। चेंज कैसे लिया जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सी माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब प्रोडक्ट में क्या होता है मेरे बच्चों, फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इनिशियल से, सब बच्चे जानते हैं कि टाइम के हिसाब से सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो फाइनल इनिशियल से ज्यादा होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। सो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस अगर आपसे जेईई मेन में पूछा जाएगा तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये है एवरेज, ओके। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे एक रिएक्टेंट है ए, इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है मेरे बच्चों, ये 0.9 से इसकी कंसंट्रेशन, मान लो 5 मिनट के बाद इसकी कंसंट्रेशन 0.9 है, 10 मिनट के बाद इसकी कंसंट्रेशन कम होकर 0.9 से 0.6 हो गई, ठीक है। ये कोई रिएक्शन हो रही है जिसके बारे में आगे और पढ़ेंगे हम लोग। तो ये रिएक्शन में एक ही कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है। तो अब एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे निकाला जाएगा मेरे बच्चे, क्या एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे निकाला जाएगा, तो आराम से देखिए, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, जैसा मैंने आपको सिखाया। अब देखो, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब 10 मिनट के बाद ए की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.6, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 10 माइनस 5, ये दोनों का डिफरेंस माइनस 0.3, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो ये आपके पास आ गया 0.06 एम पर मिनट। एम पर मिनट का मतलब होता है, पूरा लिखोगे तो मोल पर लीटर, आपने 11th पढ़ा हुआ है, इसको मोलारिटी बोलते हैं बेटा, मोल पर लीटर, इसको बोलते हैं कैपिटल एम। आईआईटी दोनों साइन यूज कर सकता है, इसलिए यूनिट ऐसे या फिर ऐसे दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मोल पर लीटर पर मिनट। यहां पर एग्जाम में आवर लिखा हो या सेकंड लिखा होगा तो आप उसी के हिसाब से यहां पर मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स या आप उसके अंदर आवर इनवर्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक ही कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है, तो उसके लिए एवरेज, हाउ वी कैन राइट एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है ना, ये आ गया। अब ये एक ही बात करी आपने, मैंने आपसे पहले भी कहा था कुछ बच्चे इतनी जल्दी करते हैं कि वो जरा सा उनको नॉलेज होता नहीं है, जरा सा कहीं पढ़ लिया और उसी पर क्वेश्चन दागना शुरू कर देते हैं। अरे पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। हम लोग वो हैं जिनके स्टूडेंट भी होते हैं, जिनके टीचर्स भी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना। हमारे फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं जिसमें 50-50, 100-100 टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं हमारे अंडर में, समझ रहे हो। तो वेट करा करो, पेशेंस रखा करो। बदतमीजी कहलाती है जब आपको कोई बड़ा आदमी, आपके फादर के या अंकल के बराबर उम्र का आदमी और जो इंटरनेशनल एथलीट हो, वो बोल रहा है कि बेटा पेशेंस से सीखो, सीखने की बजाय बार बार दिमाग में कुछ चल रहा है उसको टाइप कर रहे हैं, मतलब सुनने की आदत नहीं है। फेल हो गए जेईई एडवांस में, पहले बोल रहा हूं एकदम फर्स्ट लेक्चर में। सुनने की आदत डालो, चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी, अच्छा लगेगा। नहीं सीखोगे मारे जाओगे बहुत जल्दी, हजारों बच्चे पढ़ते हैं ऐसे, तो फिर फेल हो जाओगे, फिर बाद में रोगे यार हमें को किसी ने समझाया नहीं बात, डांट के बता रहा हूं, है ना। तो आराम आराम से सीखो, कोई जल्दी नहीं है। आपके जो डाउट है वो धीरे धीरे अपने आप ही बोर्ड पे आएंगे। जैसे कई बच्चों ने वेट करा तो उनको समझ में आया कि यूनिट मोल पर लीटर पर मिनट भी लिख सकते हैं या एम पर मिनट लिख सकते हैं। एक पूछेगा एम क्या होता है, वो भी बताया मैंने आपको। चेंज कैसे देखते हैं वो भी बताया आपको मैंने। तो जितना पेशेंस से सुनोगे उतना इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन के अंदर यही ड्रॉबैक होता है कि बच्चा जो है उसको लिखने से मतलब होता है, उसकी लिसनिंग पावर बड़ी वीक होती है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑफलाइन में अगर बच्चे ऐसे बोल जाएं तो फिर तो कबाड़ हो जाए ऑफलाइन का, समझ रहे हो। इसीलिए ऑफलाइन के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, समझ रहे हो।
तो आप इंप्रूव करेंगे, मुझे उम्मीद है काफी बच्चे जो पहले से मेरे से पढ़ रहे हैं वो मुझे समझते हैं, तो बड़े आराम से इंप्रूव कर पा रहे हैं और करेंगे, डोंट वरी, उनके साथ में ग्रांड सक्सेस जुड़ जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। और देखो मेरे बच्चों, ओके था, अच्छा इसमें कुछ है ही नहीं स्किल लाइट, नहीं कुछ होगा, चलो नहीं है तो बताता हूं आपको। मान लो मेरे बच्चों आपके पास ये कोई प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ सी, ऐसे ही मान लो आपको डेटा नहीं लेना है, कोई बात नहीं बेटा, डेटा नहीं लेना है, टाइम कंसंट्रेशन वही मेरे बच्चों मोल पर मिनट में आ जाएगी, टाइम मान लो वही सेकंड या मिनट में चल रहा है, चलने दो। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है, ठीक है ना, क्या होती है, इंक्रीज होती है। मान लेते हैं हमारे प्रोडक्ट सी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इस तरीके से इंक्रीज हो रही है, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अब क्या होगा कि आपके पास अगर मान लीजिए आपको एक सर्टेन टाइम पर, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये देखो मान लीजिए हमारा टी आई है, ये हमारा टी एफ है, अब बिना डेटा के बता रहा हूं ऐसे नॉलेज के लिए। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी, टाइम के साथ में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मैं यहां सी आई लिख रहा हूं, यहां पर सी एफ लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब बिना डेटा के मुझे ग्राफ से भी डेटा लिख दोगे तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, पिछला एग्जांपल दिया है। तो अब देखो मेरे बच्चों, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, यही बोल रहे हैं मेरे बच्चों। ये क्या हो जाएगा, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब ये अपने आप में क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा बेटा। एग्जाम में जैसे एग्जामिनर दोनों की वैल्यू बताएगा आप उसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना, इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही बात है, ओके। और ये जो लेक्चर है यूट्यूब वाला, ये कुछ लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल वगैरह पे अपलोड कर रखे हैं पहले से, कुछ सारे नहीं तो, है ना, ठीक है ना, और बाकी आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना, टेंशन फ्री मामला है। और देखो मान लीजिए एवरेज की जगह हम वर्ड यूज कर रहे हैं मेरे बच्चों इंस्टेंटेनियस, क्या यूज कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। तो अब अगर आप एक ही बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैसे लिखेंगे, माइनस साइन फॉर रिएक्टेंट डी ए बाई डी टी, क्या लिखेंगे बेटा, माइनस डी ए बाई डी टी, स्क्वायर ब्रैकेट बताया था मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए होती है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ए इन मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ऑफ इन या कंसंट्रेशन ऑफ ए इन मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ऑफ ए इन मोल पर लीटर, ठीक है। ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा अपने आप में। हमेशा ध्यान रखें रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस जो है वो फाइनली प्लस वैल्यू ही आएगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, साइन प्लस क्यों लगाया बेटा, सी प्लस है, डी सी बाई डी टी, ये भी अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसको स्टडी कैसे करते हैं, क्योंकि आप इसमें किसी सर्टेन टाइम पर बात कर रहे होते हैं, किसी इंस्टेंट पर, किसी मोमेंट पर बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। अरे यार कैसे कैसे बच्चे हैं यार, मतलब क्या डाउट लिख रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, थर्ड क्लास, मतलब मजा ही नहीं आ रहा है, नहीं ऐसे डाउट लिखते हैं बच्चे, इसलिए बोलता हूं पहले सीख लो बेटा, है ना। देखो ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, ओके। आपको इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी इंस्टेंट पर बात करनी है। अब यहां पर टाइम जैसे मान लो ये सेकंड में चलेगा, तो आपको मान लो 11th सेकंड पर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखनी है, तो मैथ्स आनी चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको उसका स्लोप देखना पड़ेगा। स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, ये अपने को आना चाहिए, ठीक है ना, ओके। और देखो सी और टाइम, सी प्रोडक्ट है मेरे बच्चों, उसकी कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो इसमें आप किसी इंस्टेंट पर उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हो मेरे बच्चों, तो यहां रेट ऑफ अपीयरेंस आपका पॉजिटिव स्लोप, मतलब पॉजिटिव स्लोप की जो वैल्यू होगी वो ही उस इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कहलाएगी, ठीक है ना। और
तो इजी लैंग्वेज में रिएक्टेंट का स्लोप जो है वो नेगेटिव जाएगा, प्रोडक्ट के लिए स्लोप है वो पॉजिटिव जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। और जैसे एक बच्चा क्या लिख रहा है पागलों की तरह, क्या सीख लें जब बीच में 20 से स्टार्ट किया हो। अरे बेटा केमिकल काइनेटिक्स तो आज ही स्टार्ट हो रही है, क्यों परेशान हो रहा है, वापस वही बातें, पढ़ना तो है नहीं शायद, या अपना रोना रोना है। अरे भाई जब चैप्टर ही आज ही स्टार्ट कर रहा है तो पहले की तो कुछ छूटा ही नहीं, तुम्हारा टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, ठीक है ना, परेशान क्यों हो रहे हो, ठीक है, ओके। स्लोप आपको आना चाहिए, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं स्लोप वगैरह, तो प्लस और माइनस स्लोप क्या होता है उस इंस्टेंट पर वो निकाल लेंगे, ये इससे आ जाएगा बेटा। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है वो बताता हूं मैं आपको, कि सर जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं मेरे बच्चों, है ना, एक मिनट बता रहा हूं मैं आपको आराम आराम से। तो अब देखिए आपने रिएक्शन क्या लिखा था, पहले एक मिनट में देख लूं, मैंने रिएक्शन क्या लिखा था, A+2B3C, ओके नो प्रॉब्लम। अब देखना मेरे बच्चों, देखो आपने रिएक्शन लिखा था A+2B कन्वर्टिंग इनटू 3C। अब समझना मेरे बच्चों, ए बी और सी के रेट ऑफ डिसएपीरियंस और रेट ऑफ एपीरियंस अलग अलग लिखे जाते हैं, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, ध्यान से सुनना है। एक बच्चे ने वो भी लिखा था, शायद थोड़ा बहुत कहीं अपने स्कूल वगैरह में पढ़ लिया होगा, जब हम कभी भी रेट ऑफ एपीरियंस या डिसएपीरियंस लिखते हैं तो उसमें इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट काम में नहीं आते हैं या उसको यूज में नहीं लेते हैं, इनके इंडिपेंडेंट हम चेंजेस को देखते हैं टाइम के साथ में। जैसे मैंने आपको ए या सी के लिए एवरेज रेट ऑफ एपीरियंस और डिसएपीरियंस कैलकुलेट करके बताया था। अब क्या हो रहा है मेरे बच्चों, अब ध्यान से सुनना, अब आप मोल कॉन्सेप्ट समझते हो, स्टोइकियोमेट्री जानते हो, तो अब सुनो, जिस टाइम में ए का 1 मोल कंज्यूम होगा, मान लो ये रिएक्शन किसी वेसल में हो रही है मेरे बच्चों, ठीक है, इसी के अंदर है आपके, ए भी इसके अंदर है, बी भी इसके अंदर है और सी भी इसके अंदर है, ठीक है। जिसके मोल ज्यादा होंगे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सबके लिए वेसल सेम है। अब ए और बी में जो रिलेशन है स्टोइकियोमेट्री का वो क्या है बेटा, जब इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे। आप बोलोगे बात तो सही है सर, तो जिस टाइम में ए का 1 मोल कंज्यूम होगा उसी टाइम में बी के 2 मोल्स कंज्यूम होंगे और उसी टाइम इंटरवल में सी के 3 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो जब आपके वेसल में ए और बी रिएक्ट कर रहे होंगे मेरे बच्चों, तो ए कंज्यूम होगा जिस टाइम में 1 मोल, तो इसके तो 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। मान लो वेसल का वॉल्यूम कुछ भी 1 लीटर या कुछ और मान लो, तो मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ही तो कंसंट्रेशन होता है मेरे बच्चों। मोल कंसंट्रेशन क्या है, मोल बाय वॉल्यूम। अब ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, आपने एक वेसल लिए, तीनों के लिए फर्स्ट क्लास, तीनों सी में है, या 2 लिए ए और बी, थोड़ी देर बाद सी बन जाएगा। अब जिसके मोल ज्यादा कंज्यूम होंगे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा डिक्रीज होगी मेरे बच्चों। तो ए जिस रेट से कंज्यूम होगा, आपको आराम आराम से सोचना है, क्या बी भी उसी रेट से कंज्यूम हो रहा है, पहले तो ये सोचना है। दोनों के आगे माइनस साइन क्यों लगाया मेरे बच्चे, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट है। आराम आराम सोचिएगा, मैंने आपको कहा और आपने मोल पढ़ा हुआ मेरे बच्चों, जब ए की कंसंट्रेशन 1m डिक्रीज होगी तो बी की कंसंट्रेशन 2m डिक्रीज हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, ये बात सही है। तो यहां पर जिस टाइम में ए की कंसंट्रेशन जितनी डाउन होगी बी की उसे डबल डाउन जाएगी, या जिस टाइम में ए के 1 मोल कंज्यूम होंगे उस टाइम में बी के 2 मोल्स कंज्यूम होंगे। तो ए और बी के डिसअपीयर होने का रेट बराबर नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर बराबर तो नहीं है, बी डबल रेट से कंज्यूम हो रहा है मेरे बच्चों। आप बोलोगे ये बात भी सही है कि सर बी डबल रेट से कंज्यूम हो रहा है, और ये भी समझ लिया हमने कि ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है मेरे बच्चों, आपने आज ही सीखा हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब इनको मुझे लिंक करना है, तो जो लिंक करना है तो समझदार बच्चे अब तक समझ गए होंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जब मैं लिंक करूंगा
तो 2 का फैक्टर पिक्चर में आएगा। क्या आएगा? हाँ, कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, 2 का फैक्टर पिक्चर में आएगा। अब 2 के फैक्टर को 2 तरीके से यूज करो। क्या? बी डबल कंज्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब है आप ए के डिसअपीयर होने की रेट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी क्योंकि डबल कंज्यूम हो रहा है, तो अगर आप ए के कंज्यूम होने की रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब आप इनके बीच में इक्वल साइन यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर। और या फिर मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। तो अब दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, या तो आप ऐसा बोल लो, बी क्योंकि डबल रेट से कंज्यूम हो रहा है, तो अगर मैं उसके डिसअपीयर होने की रेट को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ए के बराबर हो जाएगी। या फिर आप ऐसे बोल लीजिए, सर ए से डबल कंज्यूम बी हो रहा है, तो बी के कंजप्शन की रेट को अगर ए के बराबर करना है, तो क्योंकि ए स्लोली कंज्यूम हो रहा है, तो उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसके डिसअपीयर होने की रेट बी के डिसअपीयर होने की रेट के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से। अब ऐसे ही आप ए और सी को सोच के बताओ, सोचो आराम से कि हम ए और सी को कैसे लिंक कर सकते हैं मेरे बच्चों, और सोचिए। अब देखो, ए डिसअपीयर हो रहा है मेरे बच्चों, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। जिस टाइम में ए का 1 मोल कंज्यूम होगा, उस टाइम में सी के 3 मोल्स बनेंगे मेरे बच्चों। 3 मोल्स बनेंगे? आप बोलोगे हाँ सर बनेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ए के डिसअपीयर होने से सी के रेट ऑफ अपीयरेंस का जो रेट है वो 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब मैं या तो मैं क्या करूं, ए के डिसअपीयर के रेट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे बच्चों, या फिर क्या करूं, और एक ही बात है मैथमेटिकली, वी कैन राइट माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ये आएगा। तो आप बोलोगे ये भी सही है सर। तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। मैंने अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, ये पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज आप कुछ भी लिखो, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो आपको मैथमेटिकली जो आपने मोल पढ़ा हुआ है उसका फायदा ये मिलता है कि हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि तीनों के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग हैं। तो इसका मतलब होता है जिस टाइम में ए का 1 मोल कंज्यूम होगा, बी के 2 मोल कंज्यूम होंगे, और उसी टाइम में सी के 3 मोल्स बन जाएंगे। तो तीनों के अपीयर और डिसअपीयर होने का रेट अलग अलग है। आप बोलोगे बात तो सही है सर। तो आपने इससे पहले जब इंडिपेंडेंट रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखा था, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आए थे पिक्चर में। अब आएंगे कि आप जब ऐसा करते हैं तो साइंटिस्ट हमारे एक टर्म यूज करते हैं मेरे बच्चों, उसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या वर्ड यूज करते हैं वो? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? क्या यूज करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन को आप वॉल्यूम से, मतलब कंसंट्रेशन निकालो, मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा, आराम से कंसंट्रेशन आ जाती है। तो अलग अलग करके दिखाया। अब मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं, जैसे अभी आप आराम से सुनिएगा कि जैसे ये रिएक्शन थी हमारी, है ना? अब इसमें देखो, A प्लस 2B कन्वर्टिंग इनटू 3C, यही रिएक्शन था मेरे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इनके अपीयर और डिसअपीयर रेट को बराबर करते हैं, और उस टर्म का नाम होता है रेट ऑफ रिएक्शन। आराम सुनना मेरे बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे साइंटिस्ट वर्ड यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है? आप किसी भी रिएक्टेंट के डिसअपीयर होने की रेट को उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय 1 करना है, 1 ही है। लेकिन अभी भी मैंने सिखाया, ये अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी। अब क्या सुन रहे हैं? साइंटिस्ट एक वर्ड यूज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस रेट से चल रही है मेरे बच्चों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं
कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसको आप किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अपीयरेंस डिसअपीयरेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी स्टोइकियोमेट्री मालूम। अभी अभी आपने सीखा माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, -1/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अभी जो सीखा उसके अकॉर्डिंग 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। तो जो मैं आपको सिखा रहा था कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अपने आप में क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है मेरे बच्चों। ऐसा करके आपने क्या किया, वेरियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अपीयर और डिसअपीयर होने के रेट को बराबर कर दिया। वापस पीछे आते हैं, दो तरीके होते हैं जो मैंने अभी सिखाया। इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये और ये बेटा मैथमेटिकल एक ही बात है, आराम से देखो। तो हम क्या करते हैं, जिस भी रिएक्टेंट के डिसअपीयर होने का रेट मालूम है उसको उसी कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इसका 1 ही है, इसका 2 था तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। सी के लिए आप डिवाइड बाय 3 कर देंगे, जैसे यहां कर दिया मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अपीयर और डिसअपीयर होने के रेट को अगर उन्हीं के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते जाएंगे तो उन सब के अपीयर और डिसअपीयर होने का रेट बराबर होता जाएगा मेरे बच्चों। ये है एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये है एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। उसको 3 से डिवाइड कर दिया, 3 उसका कोएफिशिएंट है। ऐसे बी के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, ए का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करो नहीं करो एक ही बात रहती है बेटा। अब इन तीनों को लिंक कर दो, तीनों को लिंक कर दिया, इसको इसके साथ में लिंक कर दिया आराम से। तो अब ये जो टर्म बनेगी उसका नाम है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम हमेशा कैसे निकालते हैं बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस है उसको आप उसी के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जैसे मैं बोलूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, शॉर्टकट मार दिया बेटा। अब देखें ये किसके बराबर है, रेट ऑफ अपीयरेंस लिख दें चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख दें। ऑफ अपीयरेंस किसका होता है बेटा, प्रोडक्ट का। तो पहले चलो जैसे पढ़ रहे हैं वैसे लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, क्या लिखा, रिएक्टेंट, या क्या लिखा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट होगा तो आप डिसअपीयरेंस वर्ड यूज करना, प्रोडक्ट होगा तो आप अपीयरेंस वर्ड यूज करना, ठीक है। डिवाइड बाय क्या हो गया बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट। मतलब मेरे बच्चों आराम आराम सुने, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का आपको रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस मालूम है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस मालूम है तो उसको आप उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी उसका नाम है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारे साइंटिस्ट वर्ड यूज करते हैं, इसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। एक बच्चा यूज कर रहा है रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है क्या, अरे मूर्ख, बैलेंस नहीं करेगा तो कैसे उनके अपीयर और डिसअपीयर होने को बराबर कर पाएगा। क्यों ऐसे क्वेश्चन लिखते हो, खुद से सोचा करो कि इतना घटिया क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो उसका आंसर मैं खुद ही दे लूं क्यों ना। रिएक्शन को बैलेंस नहीं करोगे तो कैसे बता पाओगे कि उनके मोल्स आपस में किस तरीके से कंज्यूम हो रहे हैं रिएक्ट करते समय। मोल पढ़ने के बाद इतना तो आना चाहिए ना। वही बच्चा लिख रहा है सर फॉर रेट ऑफ रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन इज मस्ट। अरे भाई मस्ट है बिल्कुल, क्योंकि आप उनके अपीयर और डिसअपीयर होने के रेट को लिंक कर रहे हो। बेटा ऐसे क्वेश्चन का आंसर खुद ही मांग लिया करो, बैलेंस ही नहीं करो तो कैसे काम चलेगा, नहीं। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए किसी बच्चे को इंस्टेंटेनियस लिखना होता है तो सेम सिमिलर फैशन में लिखा जाएगा मेरे बच्चों। अपने आप देखो, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, देखो आप कैसे लिखोगे इसको, माइनस सेम माइनस डी ए बाई डी टी। आराम से देखो बेटा, इसके लिए कैसे लिखोगे, -1/2 डी बी बाई डी टी। इसको सी प्रोडक्ट है 1/3 डी सी बाई डी टी।
सिमिलर फैशन में लिखा जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बस इसमें आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखने होते हैं। ठीक है, आराम से देखें मेरे बच्चों। तो जैसे आपने एवरेज को लिखा उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस को लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको जो बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उनको यह जरूर ध्यान रखना है कि अगर मुझे एग्जाम में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो भी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस होंगे उसको उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो फर्स्ट क्लास हो आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जेई के हिसाब से आपको, जेई मेन एडवांस के हिसाब से याद होना चाहिए। ये क्या है भाई? ये है एक बैलेंस रिएक्शन, बिना बैलेंसिंग के काम नहीं चलेगा। तो ये है बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, आराम से देख लीजिए। और देखो मेरे बच्चों, हो गया खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, और सुने आप, ये एक रिएक्शन है, वापस से रिवीजन कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए है, बी का स्मॉल बी है और सी का स्मॉल सी। गैसियस रिएक्शन है, जी का मतलब गैसियस रिएक्शन। ठीक है, अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा जो मैंने आपको सिखाया था, माइनस डी ए बाई डी टी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आराम से देखना, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब एवरेज लिख रहे हो आप। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा? माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का मतलब क्या है? एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। इसको दोबारा से देखो मेरे बच्चों, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डिवाइड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अपने आप में हमेशा क्या आएगी? ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं। सिमिलरली, इफ यू वांट टू राइट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन in similar fashion you can write minus dA by dt divided by A minus dB by dt divided by B, B is stoichiometric coefficient, dC by dt divided by C, it's stoichiometric coefficient। तो ये बिल्कुल सेम सिमिलर फैशन में लिखे जाएंगे। ठीक है ना, सिमिलर फैशन में लिखे जाएंगे। अब डिटेल में बात बाद में करेंगे, पहले तो पहले एक बात बनाई हमने कि सर ये जो रिएक्शन है उसमें आप कभी भी किसी भी रिएक्शन के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो वो दोनों में से कोई एक तरह का होगा, या तो एवरेज होगा या इंस्टेंटेनियस होगा। दोनों को लिखने का तरीका सेम है जो मैंने ब्रीफ में बताया। किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अपीयरेंस डिसअपीयरेंस को कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये खास बात क्या है इसके अंदर रिलेशन में, ये देखो जो मैंने अभी सिखाया था, आराम से देखो। कुछ बच्चे इसको पूछ रहे थे, अरे हिंदुस्तान पढ़ा दिया बेटा, न जाने कितने हजारों बच्चे, 1 लाख बच्चों से ऊपर का मैं मेंटर रहा हूं, समझ रहे हो, और कितने टीचर्स का रहा हूं आपको आइडिया नहीं है उसका, सो मैनी हंड्रेड्स। तो आराम सुनो, कुछ बच्चे उसी क्वेश्चन कर रहे हैं, अरे वो मेरे नोट्स पढ़ते हैं यार, न जाने कितने लोग तो दुनिया के अंदर है ना। अच्छी बात है, 24 साल हो गए बेटा इस फील्ड में, 24-25 साल हो गए। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबको प्यार करता हूँ, बट चीज़ों को समझो। फिर वो कुछ बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको जेईई मेन एडवांस के हिसाब से जो चाहिए वो सब दिया जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बिना घबराहट के पढ़ना। देखो रेट ऑफ रिएक्शन आज के बाद याद रहेगा, वापस रिवीजन हो गया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, अगर एवरेज हो तो सब जगह एवरेज लिख देना, इंस्टेंटेनियस हो सब जगह इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज कर लेना। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डिवाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, अपीयरेंस क्यों लिखा बेटा? प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय सी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये याद होना चाहिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, दिस रिलेशन इज ट्रूली एप्लीकेबल फॉर होमोजेनियस रिएक्शन। होमोजेनियस रिएक्शन क्या होती है बेटा? जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब एक ही फेज में हो। तो जैसे आपने देखा, मैं अभी कुछ देर पहले रिएक्शन किस में, गैसेस फेज में ले रहा था। क्या ले रहा था? गैसेस फेज में ले रहा था। आप चाहे एक्वस फेज में लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं, मैं बता रहा हूं, उनका क्वेश्चन का आंसर करूंगा मैं, या मैं आगे से बताऊंगा, घबराए नहीं। क्या कि सर अगर रिएक्शन हेट्रोजीनियस हुई,
तो क्या होगा वो अभी मैं सिखाता हूं, थोड़ी देर में, अभी सिखा रहा हूं, डोंट वरी, है ना। आईआईटी जेईई में आपको होमोजीनियस रिएक्शन ही दी जाती है, आज तक की हिस्ट्री यही रही है। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस होगी तो क्या करेंगे वो भी सिखाऊंगा अभी। अब देखो, तुमने जो यहां लिखा वो यहां पर एक नोट्स की फॉर्म में आ गया, जो कुछ देर पहले आप ध्यान करो मैंने लिखा था। आप बोलोगे हां सर ये लिखा था। रेट ऑफ रिएक्शन, साइंटिस्ट यूज करते हैं टर्म कि एक रिएक्टर में रिएक्शन हो रही है तो सर उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो उसके लिए तरीका क्या है, उस बैलेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो भी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस आपको मालूम हो, उस रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट से आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये टर्म आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। अब मान लो आप हो इंजीनियर, मान लो आप प्लांट में काम कर रहे हो, तो सारी रिएक्शन होमोजीनियस तो नहीं होती है मेरे बच्चों, कई रिएक्शन हेट्रोजीनियस होती हैं। तो अगर कई रिएक्शन हेट्रोजीनियस हैं तो फिर कुछ करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, आ गया, ठीक है, तो आराम सुने। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालते हैं। अब ये हमने बिल्कुल देखो, अब ये एक बच्चा भी रोने लग गया, हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करा है। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं पहले काइनेटिक्स में कौन सी रिएक्शन को स्टडी करते हैं, किसको हम रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं, किसको हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक। इससे पहले कोई बेसिक नहीं है। अगर कोई बच्चा जाएगा काइनेटिक्स में, मैंने आपको ये बताया कि केमिकल काइनेटिक्स में टाइम इज आवर प्राइम कंसर्न, वो मैं आगे सिखाऊंगा कि टाइम के साथ कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होती है टाइम के साथ, वो भी सिखाऊंगा। तो अभी और मालूम होना चाहिए, जैसे देखो एक बच्चा लिख रहा है होमोजीनियस, मतलब ये बच्चे ने पढ़ाई कभी नहीं करी है। अब एक बच्चा लिख रहा है यहां पर कि सर होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, मतलब आप समझ जाओ कि इनका बेड़ा गर्क है। 11th पढ़ने के बाद किसी बच्चे को अगर ये नहीं मालूम है व्हाट डू मीन बाय होमोजीनियस रिएक्शन और हेट्रोजीनियस रिएक्शन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। फिर भी चलो बच्चे ने पूछ लिया। तो होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब एक फेज में हों। ये क्या तैयारी करेंगे जेईई मेन एडवांस की, बेटा बताओ। ऐसे बच्चों को आप क्या करोगे जिनकी 11th निकल गए, जिनको होमोजीनियस का मतलब नहीं मालूम है। फिर ये सोचते हैं कि हमको, अरे बेसिक का मतलब है उस चैप्टर के बेसिक्स भाई। 9, 10th 11th कुछ तो आना चाहिए ना। एक बच्चे को पता लगा स्लोप लेना नहीं आता, एक को डिफरेंशिएट नहीं करना, एक को इंटीग्रेशन नहीं आता, तो काय को आईडी तैयारी कर रहे हो बेटा। फिर 10th 11th का बेसिक कुछ तो आता होगा, 9, 10th का। चलिए फिर भी बताता हूं, फिर भी बताता हूं मैं इस बच्चे को, इसके दिल में रह जाएगी। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही फेज में होते हैं, जैसे 2N2O5 कन्वर्टिंग इनटू, ठीक है ना, 4NO2 प्लस O2 गैस। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो कहलाएगी होमोजेनियस रिएक्शन। ठीक है, और अगर किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक से ज्यादा फेज में, मान लीजिए कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस, ठीक है, तो ये कहलाएगी बेटा हेट्रोजीनियस रिएक्शन। इतनी बेसिक बात आपको मालूम नहीं तो आप 11th क्रॉस करके कैसे आ गए, ताज्जुब वाली बात है नहीं। ठीक है ना, ये ताज्जुब वाली बात है कि आप 11th क्रॉस भी करके अगर आपको ये पता नहीं है केमिकल इकोनॉमिक्स के बिना काम ही नहीं चलता है। तो ये है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शन। इसीलिए हमने इतने टाइम से, निशान भैया बोलते आ रहे थे जनवरी से कि बैच लॉन्च हो रहा है, तो जो बिल्कुल वीक बच्चे थे वो भी काफी इंप्रूव कर गए रिकॉर्डिंग देख देख कर। पर किसी को पढ़ना ही नहीं है तो उसका कुछ नहीं कर सकते बेटा, कुछ पढ़ना ही नहीं चाहेगा तो उसका, मैंने क्या बोला, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करते हैं, जो खुद की मदद नहीं करेंगे उनका कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है ना, ठीक बात है, हो गया मेरे बच्चों। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस, ये कौन सा है, होमोजीनियस। अब मान लो कोई रिएक्शन हेट्रोजीनियस हो रही है, अब उस हेट्रोजीनियस रिएक्शन के अंदर आप क्या करोगे, तो अभी आप देखो हमने ये लिखा कि ये रिलेशन ट्रूली एप्लीकेबल है होमोजीनियस रिएक्शन के लिए। आप बोलोगे ठीक है सर आपने बोल लिया, हमने मान लिया। अब मान लो कोई रिएक्शन हो रही है बेटा हेट्रोजीनियस, सपोज ऐसे ही ए सॉलिड है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे ए सॉलिड है और वो किसी बी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में कोई गैस भी बन रही है, मान लो सी गैस बन रही है बेटा। ठीक है, आराम सुनो बेटा, ये सॉलिड और गैस, तो कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन।
ठीक है। क्या होगा? हेट्रोजीनियस रिएक्शन। आप कभी 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो भी आपको मालूम चल जाएगा, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से बात कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आराम से देखिए। ए सॉलिड, बी। अब आप क्या करोगे? अब सुनना मेरे बच्चों, बहुत मजा आएगा। जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको बहुत मजा आएगा कि सर सॉलिड है, हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि सॉलिड के लिए मोल पर लीटर कंसंट्रेशन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो सॉलिड के लिए जो ए सॉलिड है, इसके लिए ये कंसंट्रेशन टर्म तो लगेगी नहीं मेरे बच्चों, मोल पर लीटर। ये तो गलत हो गया इसके लिए। तो ऐसे में हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ये आप इंजीनियरिंग के अंदर जाके पढ़ोगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर जब बच्चे केमिकल पढ़ते हैं, मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग में स्पेशली, तो वहां ये आता है कि आपको अब वॉल्यूम का सेंस खत्म हो गया। सॉलिड है, सॉलिड का कंजप्शन जब होता है तो उसका मास कम होगा तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है मेरे बच्चों। तो इनके लिए ऐसे टाइम में आप रेट को डिफाइन करते हैं सिंपल मोल पर लीटर, मोल पर सेकंड में, मोल पर सेकंड या मोल पर मिनट ले सकते हैं आप। बस हेट्रोजीनियस रिएक्शन में आप इनको मोल पर सेकंड या मोल पर मिनट में, फिर मोल को चाहे तो आप मास में कन्वर्ट कर लो। क्या मतलब है इसका, समझा रहा हूं मैं कि सर जैसे इधर देखो मेरे बच्चों, मान लो इसके 1 मिनट में 5 मोल कंज्यूम हो गए, तो इसके 5 मोल्स बन जाएंगे, उसके भी 5 मोल बन जाएंगे। यहां पर आपको कंसंट्रेशन टर्म यूज नहीं करना है। क्या यूज नहीं करना है बेटा? कंसंट्रेशन टर्म। हम 11th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास सॉरी 12th के बच्चे हैं, 11th से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन टर्म एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप अब ये बताएंगे कि पर सेकेंड या पर मिनट में कितने मोल रिएक्टेंट के कंज्यूम होंगे। तो आप जब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो उनका जो यूनिट है वो अब ऐसे रिएक्शन में चेंज हो जाएगा और वो आएगा मोल पर लीटर। चाहे तो आप मोल को भी उनके मास में कन्वर्ट करके ग्राम पर सेकंड में, किलोग्राम पर मिनट या आवर्स में ले सकते हैं आप। ठीक है ना, ठीक है ना। एक्वस फेज का मतलब होता है होमोजेनियस रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन होमोजेनियस एक्वस फेज में हो रही है तो वहां पर आप कंसंट्रेशन टर्म आराम से यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट जेई में पूछा नहीं जाता है, लेकिन किसी बच्चे ने पूछा तो ठीक, नहीं पूछा तो भी मैं हर साल जिन भी बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाता हूं उनको बताता हूं कि ये आईआईटी पूछता नहीं है हेट्रोजीनियस का, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आना चाहिए। आईआईटी जेई ने आज तक की हिस्ट्री में हेट्रोजीनियस रिएक्शन के लिए या बोर्ड ने या 12th क्लास के बोर्ड ने आज तक कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं पूछा है, जिसको मैंने आपको आगे से बता दिया है कि अगर मान लो कोई रिएक्शन हेट्रोजीनियस फेज में हो रही है या हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, सॉलिड गैस है या सॉलिड लिक्विड है या लिक्विड गैस है, व्हाटएवर, तो उसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपल मोल पर लीटर या मोल पर मिनट या मोल पर आवर में ले सकते हैं कि भाई रिएक्टेंट ए के कितने मोल पर मिनट कंज्यूम हुए, बी के कितने मोल्स पर मिनट बने, सी के कितने मोल्स पर मिनट बने। काम हो जाएगा आराम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ओके। हाँ, अगर कंसंट्रेशन टर्म में एप्लीकेबल नहीं बच्चा बोल रहा है तो यस, आपको मोल पर सेकंड में, मोल पर मिनट में बात करनी पड़ेगी। तो यहां यूनिट चेंज होगी रेट ऑफ रिएक्शन की। फिर गाइड कर रहा हूं कि आप में से क्योंकि काफी बच्चे सिंसियर नहीं होते, तो ये आईआईटी जेईई में आज तक पूछा नहीं गया है, नॉलेज दे रहा हूं, ये एक्स्ट्रा है। जो बच्चे रैंकर बनना चाहते हैं, आप में से टॉप 50 100 में आना चाहते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा बता दिया कि वो बच्चे इसको कैच करें कि भाई कोई रिएक्शन में लिक्विड या गैस है या सॉलिड लिक्विड है, तो वहां पर आपको यूनिट मोल पर सेकंड में आप लेकर इनको आपस में लिंक कर सकते हैं। लेकिन आईआईटी जेईई की हिस्ट्री में कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया। अब हम जो सुन रहे थे उसके हिसाब से यूनिट ऑफ, आज जो सुना, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन। मेरे बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसलिए अगर आपसे आईआईटी जेईई में पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको कि इनका यूनिट आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। आज ही सिखाया बेटा, एम का मतलब था मोलारिटी, मोल पर लीटर, तो ये आ जाएगा कैपिटल एम पर सेकंड।
जरूरी नहीं है, आप चाहें तो टाइम को मिनट में भी ले सकते हैं, तो आप लिखेंगे मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर आवर, वो हो सकता है। तो ये सेकंड जनरली टर्म यूज करते हैं। अगर आप ऐसा यूनिट की बात करेंगे, जैसे नीट वगैरह में, या पहले बहुत बरसों पहले मेरे बच्चों प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होते थे, आईआईटी नहीं था पहले, मतलब आईआईटी अलग था, लेकिन हर स्टेट का एक इंजीनियरिंग बोर्ड होता था, इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था, पीईटी, राजस्थान इंजीनियरिंग का टेस्ट अलग होगा, एमपी का अलग होगा, यूपी का अलग होगा। तो उनमें ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा यूनिट बताओ। ऐसा यूनिट मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का ऐसा यूनिट है। लीटर की जगह वर्ड यूज करते हैं अपन मीटर क्यूब। आपको सिखाया गया बेटा 1 मीटर क्यूब, 11th क्लास में सिखाया है, मैंने जिन बच्चों को पढ़ा उनको बताया है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। तो ऐसा यूनिट में आपको लीटर की जगह मीटर क्यूब यूज करना पड़ेगा मेरे बच्चों। और टाइम, आपको टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड ली जाती है। तो ये भी याद होना चाहिए कि मोल m-3 या s-3 का मतलब हो गया मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ये होगी। तो ये एक अच्छा पार्ट है जो हमें याद होना चाहिए जेई के हिसाब से। तो आईआईटी जेई या 12th क्लास के हिसाब से आपको होमोजेनियस रिएक्शन पर ही ये एग्जामिनर बात करते हैं। तो विदाउट एनी टेंशन आपके लिए यूनिट जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड और एम पर सेकेंड, या ऐसा यूनिट जाएगी मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना, ये आ गया मेरे बच्चों। तो ये हो गई यूनिट हमारे पास, क्या हो गई, यूनिट हो गई मेरे बच्चों। ठीक, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, फाइन। अब इस पर हम और आगे भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी एक बच्चा आ गया, ये क्या लिख रहा है, माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो सुनना सीख जा पहले, है ना, तेरे को बाकी चीजें बाद में सिखाएंगे बेटा। माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं 10 बार कम से कम टाइप कर दिया उस लड़के ने, शौर्य नाम है इसका। तू है ना, पहले बेटा पढ़ना सीख जाए, है ना। पढ़ने का मतलब पहले सुनना सीखो। स्टूडेंट को पहले अपनी लिसनिंग पावर इंप्रूव करनी है, कुछ नहीं सोचना है, बस सर जो बोल रहे हैं, जो भी ऑनरेबल सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं और अपन सुनने समझ रहे हैं, अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है कहीं पर भी, ठीक है ना, ठीक है ना। बेवकूफों के लिए मेरे पास जगह नहीं है, समझदारों को समझा चुका हूं कि आईआईटी जेईई में आता है, उसके हिसाब से बता रहा हूं। हेटेरोजेनियस का अलग आंसर कर दिया, बार बार उसको पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये आ गया। अब आराम से देखो मेरे बच्चों, जैसे हमारे लिए आइडियल गैस पर स्पेशली हमको फोकस करना होता है आईआईटी जेईई में, तो आपने मेरे बच्चों पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा हुआ। आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ा हुआ है सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है सर, है ना। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी में आपके पास यहां पर कोई आइडियल गैस है, आई मान लेते हैं, तो पी आई वी इज इक्वल टू एन आई आर टी। एन आई का मतलब क्या, मोल्स ऑफ गैस आई। एन आई का मतलब क्या बेटा, मोल्स ऑफ गैस आई, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहां पर एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, स्क्वायर ब्रैकेट में आई पहले सिखाया था बेटा। यह है कंसंट्रेशन ऑफ आई इन मोल पर लीटर, ये भी आ गया बेटा। तो पीवी इज इक्वल टू होता है मेरे बच्चों एनआरटी। आप बोलोगे हां सर होता तो है, पीवी टू एनआरटी। अब यहां जो मोलर कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम। तो ये भी आपने 11th क्लास में सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। किसी भी गैस की मोलर कंसंट्रेशन, उसके वैसल में जो मोल्स प्रेजेंट है मेरे बच्चों, उसमें आप उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो कहलाएगा उसकी मोलर कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए किसी गैस के वैसल के अंदर 2 मोल है, सही बात है, इसका वॉल्यूम है 10 लीटर, तो ऑब्वियसली यहां 2 मोल ऑफ गैस आई अगर आपके पास प्रेजेंट है, तो गैस आई की कंसंट्रेशन हो गई 2/10 मोल पर लीटर। इससे ज्यादा कोई बेसिक और होता नहीं है, ठीक है। तो ये होती है बेटा मोल्स बाय वॉल्यूम। तो ये उस गैस के प्रेशर को अगर आप आरटी से डिवाइड करेंगे तो उस गैस की मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी मेरे बच्चों। अब है इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, कि सर आपने जो थोड़ी देर पहले इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का नाम सुना था, हम जेई के हिसाब से क्या उसके रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को
कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पत्थरों पे तो हम लगाएंगे नहीं, सॉलिड वगैरह पे तो लगाते नहीं है, या किसी भी लिक्विड पे उठा के लगा दिया आपने PV nRT, नो, ये आइडियल गैस पर एप्लीकेबल होता है। कौन सा फॉर्मूला? PV = nRT। तो उस गैस की जो कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, वो आपको डिफाइन कैसे करते हैं? मोल्स ऑफ गैस आई डिवाइड बाय वॉल्यूम, और यू कैन से PI/RT। अब देखिए आराम आराम से, मुझे किसी गैस, अब ये सारी बातें गैसेस रिएक्शन को ध्यान में रख के कर रहे हैं बेटा, तो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? आराम आराम से देखना, आराम आराम से, कुछ जल्दबाजी ना करें। DI/dt, क्योंकि आपने वर्ड यूज करा इंस्टैंटेनियस, D/dt के स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा? I का मतलब क्या है? ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट, कंसंट्रेशन ऑफ I मोल पर लीटर। अब सुनना आराम से बेटा, तो ये होगा कंसंट्रेशन में चेंज टाइम के साथ में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ गैस I with respect to time, change in concentration of gas I with respect to time। और आप अगर वो रिएक्टेंट होगा गैस तो आप क्या लोगे? माइनस, प्रोडक्ट होगा तो क्या साइन लोगे? प्लस। तो आपने ऑलरेडी सीख लिया है कि मैं किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को अगर टाइम के साथ स्टडी कर लेता हूं चेंज को, तो वो तो हो गया उसका रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। अब आपने उसको उस गैस के अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो वो हो जाएगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो एक गैस A है, वो कन्वर्ट हो रही है मेरे बच्चों, मान लो किसी गैस 2B, इसमें कन्वर्ट हो रही है। आप बोलोगे ठीक है सर, तो अगर आपने इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज नहीं करा तो फिर तो मेरे बच्चों जैसे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, ये होगा बेटा क्या? माइनस DI/dt। DI/dt ये है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस DI/dt। इसको अगर आप इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। यहां जो म्यू आई है वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैस आई। गैस आई जो है वो अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट होगी तो बेटा माइनस साइन यूज करना, प्रोडक्ट होगी तो पॉजिटिव साइन यूज करना। अब आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अब आपने ये भी सीखा हुआ है कि कंसंट्रेशन क्या है, ये देखो बेटा, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, यहां पर मोल्स ऑफ आई डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को आपने बाहर लिख दिया आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि कई रिएक्शन के अंदर वॉल्यूम जो है वो वेरी करता है, कई रिएक्शन में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो आपको अगर कभी लगता है कि किसी कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो टाइम के साथ मान लीजिए अगर चेंज हो रहा है तो आप आराम से उसको 1/v dN/dt लिखें। सामने देखना बेटा, dNI/dt का मतलब है वेरिएशन मोल्स ऑफ गैस आई विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू टाइम। माइनस प्लस कैसे यूज करते हैं, 4 बार बता दिया कम से कम, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक, तो 1/v ये और ये एक बात है। कब? जब आपको लगता है आपको ये ऐसे लिखने का शौक लग रहा है तो लिख दीजिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा मेरे बच्चों तो मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करने का मतलब कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो ये और ये एक बात है। कहां पर? जब वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट, तो इससे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और उसके अलावा आपके ये एक्स्ट्रा है, ये उन बच्चों के लिए ज्यादा पढ़ना चाहते हैं या जेईई एडवांस के हिसाब से आराम से सेलेक्ट होना चाहते हैं, ये एक्स्ट्रा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा रहे हैं पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। और दोबारा देखें कि अगर ये जो कंसंट्रेशन है वो है PI/RT, तो यहां देखो मेरे बच्चों, आप यहां पर PI/RT रख के देखो, तो PI/RT, RT को बाहर निकालो तो ये अंडरस्टूड है कि ये रिलेशन आपका जो है वहां पर क्या खास बात है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर है। और ये जो आपने लिखा है, ये जब टर्म लिखा जा रहा है इसका मतलब है वहां पर क्या है, कांस्टेंट
वॉल्यूम है। इसको आप ऐसा लिखना चाह रहे हैं, मैंने dNI/dt को इसके जो मोल्स थे, मोल्स, उससे रिप्लेसमेंट दे रहा हूं, तो ये क्या हो गया, dPI/dt। क्योंकि प्रेशर को आप लिंक करके देखें आराम से, तो आप बोलोगे हां सर आराम से लिंक हो रहा है। देखिए dI/dt, आराम से देखना बेटा, इसका रिप्लेसमेंट PI/RT से दीजिए। तो PI/RT, RT को बाहर निकालना बेटा, तो dPI/dt। dPI/dt का मतलब हो गया वेरिएशन इन प्रेशर ऑफ गैस I विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड बाय RT। RT बाहर निकालना बेटा, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट। अब दोबारा देखो, dPI/dt का मतलब क्या है, वेरिएशन इन प्रेशर ऑफ गैस I विद रेस्पेक्ट टाइम, RT से डिवाइड कर दोगे तो वो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस ऑफ गैस, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें जो टर्म्स हैं वो सारी पहले पड़ी हुई हैं, कंसंट्रेशन ऑफ गैस I, म्यू आई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैस I। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप किसी आइडियल गैस के लिए रेट को प्रेशर की टर्म में भी लिख सकते हैं, मोल्स की टर्म में भी लिख सकते हैं, और कंसंट्रेशन टर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूज होने वाली टर्म है 12th क्लास के हिसाब से, और आईआईटी के हिसाब से ऐसा भी आपको आना चाहिए, ऐसा भी आना चाहिए। अब देखो एक बच्चा लिख रहा है कि सर टेस्ट भी होंगे क्या? अरे होंगे भाई, सब बताया था, पहले सो रहे थे क्या, बताया गया था। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके ओके, समझ गया सर, बहुत अच्छी बात है। तो आराम सुनो मेरे बच्चों, तो यहां पर ये टर्म जो पीवी जोड़ एनआरटी आपने सुना था, तो ये और ये आपके लिए एक बात है। इसको लिखो और इसको लिखो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप इसको इसमें रिप्लेस कर सकते हो। जिस बच्चे को तकलीफ हो क्या करेगा, डी, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आई का मतलब क्या है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आई मोल पर लीटर, उसको यहां पर PI/RT लिख दे, RT को बाहर ले ले तो ये टर्म आ जाएगी। देखो आप आराम से टर्म आ रही है, आराम से देखो। तो ये हमारा इस तरीके से गैसेस रिएक्शन के लिए हम कंसंट्रेशन के अलावा प्रेशर की टर्म्स में भी मेरे बच्चों बात कर सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है क्लास कब खत्म होगी? यार पहली क्लास चल रही है, उसमें एक बच्चा फड़फड़ा रहा है क्लास कब से खत्म होगी, बताओ क्या करें इसमें, है ना? ठीक है ना, ठीक बात है। अरे एवरेज निकालना है, जब आपको टाइम इंटरवल ज्यादा दे रखा हो तो एवरेज लिखो भाई। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी टाइम पे बात कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? इतनी बार बता दिया, 3 बार बता दिया, उसी को बच्चा क्वेश्चन कर रहा है एवरेज कैसे लिखेंगे एवरेज, अरे वो बता दिया भाई, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया मेरे बच्चों। तो जब आपको एवरेज इतनी बार बता दिया, कुछ लोग होते हैं वो शायद कंसंट्रेशन का लेवल रखना नहीं चाहते। ये देखो आप, एक ही प्रॉब्लम में दोनों चीज बता दी मैंने आपको, ये देखो आप, इसमें देखो आप आराम से, जिसको एवरेज लिखना है वो ऐसे लिखेगा, जिसको इंस्टेंटेनियस लिखना है वो ऐसे लिखेगा। क्यों बार बार इन चीजों को क्वेश्चन करते हो बेटा, है ना? ढंग से सुनोगे डाउट नहीं आएंगे, कम से कम डाउट आएंगे। ओके, आराम से देखिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास हमारा एक पार्ट हो गया। अब मेरे बच्चों क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस पढ़ा आपने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा। आपको ये याद होना चाहिए आईआईटी जेईई के हिसाब से। आईआईटी जेईई इसकी डिमांड नहीं करती है, बट फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा पार्ट बता दिया नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ये कई टीचर्स को, बच्चों को हम सिखाते हैं, अच्छे बच्चों को, तो आप भी इसका ध्यान रखें। इंजीनियरिंग के अंदर काम आता है ये, आईआईटी में कभी काम नहीं आया, दूसरी बात है। ये तो बेसिक चीजें थी, किसी बच्चे ने पूछा इसलिए बता दिया, वरना सोचेगा सर ने बेसिक से नहीं पढ़ाया और सर ने होमोजेनियस डायरेक्ट लिख दिया, मुझे होमोजेनियस नहीं आता था। एक बच्चा बोल देगा सर ने हेटेरोजेनियस लिखा, हमको हेटेरोजेनियस का मीनिंग ही नहीं बताया, एवरेज से बेसिक लेवल से नहीं पढ़ाया। बेसिक लेवल का मतलब था उस चैप्टर की जो बेसिक डिजायर है, आप बिल्कुल उसको जीरो से स्टार्ट करते हैं। बेसिक लेवल का मतलब ये नहीं कि आपको 2 + 2 4 नहीं आता तो सर बताएंगे। बेसिक का मतलब ये नहीं था कि आपको 2 / 4 है तो सर बताएंगे, ये गलत बात है। आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो फिर क्या करोगे चैप्टर में आगे जाके? ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। सर मैं रैंकर्स वाराणसी में पढ़ता हूँ, अच्छी बात है बेटा, ओके। बेटा पढ़ नहीं पाया पूरा, काफ़ी बड़ा लिखा, छोटा लिखा करो, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, जहाँ भी पढ़ते हो आप आराम से पढ़ें। मज़ा आ गया, लव यू सर, अरे वो तो ठीक है बेटा। सर मॉडरेट, बेटा मॉडरेट रिएक्शन मैंने बताया था, वो रिएक्शंस जो ना तो बहुत फास्ट होते ना स्लो होती हैं। हम केमिकल काइनेटिक्स में जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे
वो सब मोडेड रिएक्शंस होंगी। मतलब जिनको फिनिश होने में माइक्रो सेकंड या माइक्रो सेकंड नहीं लगेंगे, फिनिश होने में जिनको सो मैनी मिनट या आवर्स लगेंगे, हमारे पास भी टाइम होता है कुछ सेकंड, मिनट का, आवर्स का, तो हम आराम से कर पाएंगे। ठीक है ना। आप जो भी बच्चे, प्यारे बच्चे, कहीं ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, पढ़ो, मन से पढ़ो बेटा। आप कहीं वाराणसी में बच्चा लिख रहा था, मैं पढ़ नहीं पाया, पूरा बड़ा लिखा था, तो कोई बात नहीं, आप जहां भी पढ़ते हैं अच्छा पढ़ें। वहां भी कई जगह मेरी बुक रिकमेंड करती हैं। वाराणसी एक बच्चा मुझे ट्रेन में मिला था, तो वही बता रहा था कि सर हमारे सर ने भी आपकी बुक को रिकमेंड किया था। तो वाराणसी में वो था, आई थिंक एलन सेंटर पे था शायद, मेरे को अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो अच्छी बात है, आप आराम से, जो अच्छे टीचर होंगे अच्छी बुक को रिकमेंड करेंगे, उसमें कौन सी नई बात है। ठीक है ना। तो चलिए, अभी केवल फर्स्ट लेक्चर ही कवर हुआ है, तो आपका फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक पार्ट आज ही कवर कर लिया है। अब अगली क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट पर बात करेंगे कि रेट लॉ क्या होता है सर, रेट लॉ क्या होता है, उसके आगे जाएंगे, रेट कांस्टेंट्स क्या होते हैं, उनको कैसे लिंक करते हैं सर। उसके अलावा फिर हम आगे स्टडी करेंगे कि रेट लॉ का डिटेल पार्ट पर भी हम जाएंगे कि सर डिफरेंट रिएक्शंस के लिए ऑर्डर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलिटी क्या होती है, वो सब चीज़ों पर आराम से बताएंगे। पेशेंस रखेंगे, लगभग 1 महीने का टाइम इस चैप्टर में लगता है मेरे बच्चों, तो आराम आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। बच्चे बहुत कुछ फास्ट लिख रहे थे, बड़ा बेटे, बड़े कमेंट को पढ़ने बहुत वो निकल जाता है उससे पहले, बिकॉज क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। केमिस्ट्री में बेस्ट फिजिकल टीचर, अरे वो सब छोटे, थैंक यू, कोई दिक्कत, कोई एक बच्चे का कोई था हाँ, आज की क्लास होमवर्क अभी नहीं दे रहा हूं, होमवर्क के तौर पर आपको अभी जो पढ़ाया है उसके नोट्स बनाए, उसका रिवीजन कर लें, है ना। अभी शुरुआत में इतना ही करना काफी है, क्योंकि आप जानते हो बेटा, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो एकदम से प्रॉब्लम नहीं बनते, पहले इसका बेसिक लेवल कवर होना चाहिए, है ना। तो बेसिक लेवल कवर होने के बाद मैं आपको फिर प्रॉब्लम्स दूंगा। आपको मॉड्यूल मिल गया होगा केमिकाइनेटिक्स का, आपके ऐप पर होगा, आराम से देख लीजिएगा। ठीक है ना। और जिन बच्चों ने ऑफलाइन मॉड्यूल मंगाए थे उनके भी मिलने लग गए होंगे, उनको काफी रोज सप्लाई हो रहे हैं यहाँ से, तो काफी बच्चों को मिल गए होंगे। तो मॉड्यूल से भी होमवर्क दूंगा, थोड़ा सा वेट करें, कुछ लेक्चर आगे निकलने दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।